हेलो एवरीवन। आ जाओ वॉल्यूम 1 के क्लास में। हम लोग वर्ब चैप्टर कर रहे थे और वर्ब का जो एडवांस पोर्शन है, जो इस बुक में वर्ब एडवांस के नाम से है, वो करेंगे। बेटा हमारा नया बुक आ चुका, जो नई किताब है ना इंग्लिश वॉल्यूम 1 की, ये आ चुकी है। और ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसी में वीडियो सॉल्यूशन के रूप में दिया हुआ है। आप ऐप से खरीदो, चाहे बुक खरीदने के बाद यहां से जो कूपन कोड है उसको आप उसको यूज करके बुक खरीदना चाहो, दोनों में से जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, नई किताब है। और जो आपको इस किताब में ऊपर लिखा हुआ दिखेगा 10 वर्षों में से छात्रों की पहली पसंद, तो ये समझ जाना जो ऊपर लिखा हुआ जिसमें है ना वो लेटेस्ट है, क्योंकि पहला एडिशन इसका 2012 में आया था। चलिए अब आ जाओ, हम लोग जहां तक कर चुके थे और वो ये हम लोग फिनिश कर चुके थे ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। पार्टिसिपल हम खत्म कर चुके थे, जितना इसमें दिया हुआ है पार्टिसिपल वो। अब आते हैं ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब में। ठीक है, सोनी, अभी मैंने सिनोनिम खत्म नहीं कराया बेटा, मैं इसके बाद फिर से सिनोनिम्स में आ जाऊंगी। चलो परमेंद्र, स्टार्टिंग से पढ़ा के हम यहां तक पहुंच चुके हैं और वो सारे वीडियोस हाइड हो चुके हैं, क्योंकि उसका अब पेड कोर्स में चला गया है। 2 से 3 दिन में वीडियोस हाइड हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, इसलिए पढ़ के खत्म कर लेना। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं कहूंगी आई कंप्लीटेड, मैंने खत्म कर लिया, पूछोगे क्या क्या आई कंप्लीटेड क्या, यानी आपने जब कहा आई कंप्लीटेड तो मीनिंग क्लियर ही नहीं हुआ कि कंप्लीटेड क्या। ओके, चैप्टर टेंस, अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो कि मैंने टेंस को खत्म कर दिया है। आई कंप्लीटेड टेंस, इसका मतलब है कि जब मैंने आपको चैप्टर का नाम बताया तब आपको समझ में आया अच्छा मैम क्या बोलना चाह रही। आई फिनिश्ड क्या, द वर्क। आई सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, किसको, आई सॉ हिम। ओके, अब समझ में आया कि आपने उसे देखा। दिस मीन्स जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं तो मीनिंग क्लियर ही नहीं हो रहा। आई सॉ क्या भाई, द टेररिस्ट किल्ड, किसको, आई टीच, मैं पढ़ाती हूं, ये तो चलेगा। आई टीच क्या, अगर ये बोलोगे इसका मतलब है कि जब सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का मीनिंग ही नहीं देता तब ऐसे वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। सो ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं आई राइट तो पूछोगे क्या लिखते हो आप, मैं लिखूंगी एसेस, तब कहोगे अच्छा आई राइट। अगर आप कह रहे हो आई राइट एसेस तब समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं बेटा, एन ऐसे करो, नहीं तो एसेस कर दो। बच्चे उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, पतंग, काइट्स। ओके, अब समझ में आया कि क्या बोलना चाहते हो, यानी ये वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सन, इसका पीडीएफ मैं लोड कर दूंगी आपके केडी लाइव में, लेकिन बेटा बुक तो होना चाहिए आपके पास। वॉल्यूम 1 पढ़ने आए हो, वॉल्यूम 1 का बुक ही नहीं है। शाहिद, आप बैच नंबर 29 खरीद लो। चलो नेक्स्ट आओ, इनट्रांसिटिव वर्ब्स। इनट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है, जैसे आई स्लेप्ट, मैं सो गई थी। अगर मैं कहूं आई स्लेप्ट या आई हैड स्लेप्ट तो आप नहीं पूछोगे आई हैड स्लेप्ट क्या, नहीं पूछोगे ना। अगर मैं कहूंगी द बेबी क्राइड, जो बच्चा था वो रोया, द बेबी क्राइड, तो थोड़ी पूछोगे मैम किसको या क्या। यानी जिस वर्ब के बाद आपको क्या और किसको जरूरत ही नहीं पड़ता, बल्कि वो बिना ऑब्जेक्ट का खुद ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, अब क्या और किसको नहीं बोलोगे। रंजना अभी मैं करा दे रही हूं। शी स्लेप्ट, सो गई थी, लेकिन आप नहीं पूछोगे क्या और किसको। यानी जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े तो क्रिया इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। सो ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स the verb that needs an object for the sentence to give complete meaning, or intransitive verb does not need any object. Without an object also,
द सेंटेंस गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वर्ब ट्रांसिटिव होता है तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या सवाल उठते हैं? अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो जैसे मैं कहूंगी ही किल्ड क्या या ही किल्ड किसको, तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या या किसको जैसे सवाल उठते हैं। ठीक है ना, यानी ही किल्ड क्या या फिर कह सकते हैं किसको। ओके, इसने क्या मारा? एक रैबिट मारा। ओके, क्या का जवाब हो गया? ही किल्ड हिज ब्रदर। किसको मार दिया? हिज ब्रदर। समझ में आया? इसका मतलब वर्ब के बाद क्या और किसको का जवाब उठता है। ठीक है, क्लियर बेटा? ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, अब देखो, आई हेल्प्ड, किसे, किसकी सहायता की आपने? किसकी सहायता की? आई हेल्प्ड हिम, यानी किसको आपने हेल्प किया। क्लियर? बोला, दोनों किताब मैंने लिखी है। वॉल्यूम 1 10 साल पहले लिखी थी, जो इंप्रूव करते जा रहे हैं, और क्लास नोट्स जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय। क्लियर? मतलब अगर मैं कहूं बेटा ट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट लगता है, तो आप पूछ सकते हो मैम ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं कहूंगी वर्ब बोलो पहले क्या होता है, कहोगे क्रिया जो बता रहा है, जैसे आई टीच। अब बोलोगे क्या? इंग्लिश। ओके, वर्ब के बाद जो क्या सवाल का जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई टीच किसको? स्टूडेंट्स। ओके, किसको का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? क्या और किसको का सवाल का जवाब। जो सवाल है वर्ब के बाद उठता है, ही किल्ड क्या, ही किल्ड किसको, है ना। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर है, अब बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है। जैसे ही किल्ड, उसने मार दिया। अरे भाई क्या मार दिया? किसको मार दिया? अगर आपके पास जवाब है तब वो क्या है? तब वो ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तभी मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अब बिना ऑब्जेक्ट का मीनिंग निकल गया तो इनट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब आते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या है भाई, ये एक नया चीज दिख रहा है। अब सुनो ध्यान से। अगर मैं गई हूं पार्लर तो मैं कहूंगी मैं अपनी बाल कटवाने आई। अभी वहां जाके मैं तुरंत अपना कैंची लेकर थोड़ी काट लूंगी। क्या कहूंगी? मैं बाल कटवाने आई। अगर मैं अपनी माँ या दादी को लेके हॉस्पिटल जा रही हूं तो अगर कोई पूछेगा कि क्यों आए हो, तो मैं कहूंगी कि इसे डॉक्टर से दिखाने आई। क्योंकि देखने वाला डॉक्टर है, दिखाने वाली मैं। इनका घुटने का ऑपरेशन करने नहीं आई हूं, कराने आई हूं। क्योंकि मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं कि घुटने का ऑपरेशन मैं कर दूं। घुटने का ऑपरेशन कराने आई हूं, डॉक्टर से दिखाने आई हूं, बाल कटवाने आई हूं। हम चोर को हम पकड़ नहीं सकते यार, चोर को पकड़वाना चाहते थे, यानी पुलिस से करवाना चाहते थे। कॉजेटिव वर्ब यही काम आएगा आपका। क्यों? यहां पे जो सब्जेक्ट है बेटा वो खुद काम नहीं कर सकता, बल्कि उसे कोई दूसरा आदमी चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उससे वो वर्क नहीं हो पा रहा है। वो चाह रहा है कोई और जिसके पास वो एक्सपर्टीज है, वो स्किल है, वो काम करके दे। ऐसे कंडीशन में हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। हैव, गेट एवं मेक का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। देखा जाए तो हेल्प भी और लेट भी कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जहां से आता है वो आता है हैव, गेट और मेक। सामान्यतः कर्ता किसी क्रिया को कर्म पर करता, आपको पता ही है। जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट डस किसी वर्क को ऑब्जेक्ट पर, यही तो होता है ना। ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की सहायता करता है। ठीक है हर्षित, बेटा आप, इसका मतलब है आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, टारगेटेड पढ़ाई नहीं की है। आप खुद सोचते हो ना बेटा कि हम पढ़ लिए और ऐसा क्लास में क्या पढ़ाई हो जाएगा जो हम खुद नहीं कर सकते। यही होता है, 3 साल तक लगे रहते हो, आपसे नहीं हो पाता। क्योंकि पढ़ने के लिए बेटा दुनिया के में आसमान के नीचे जितनी चीजें हैं सब पढ़ने की चीजें, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना बेटा।
आप टीजीटी के लिए क्लास नोट्स बेटर होगा बेटा, क्योंकि उसमें काफी अच्छे से आई, देखो वॉल्यूम 1 से 3 गुना ज्यादा है क्लास नोट्स, बस ये जान लो। एक स्पोकन इंग्लिश का मेरा बैच आ रहा है 17 मई को, आप खुद देखना मैं स्पोकन इंग्लिश कैसे कराती हूँ। ठीक है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए आप एसएससी की तैयारी ये करते हो और कहते हो मैडम ये तो कर लिया, अब इंग्लिश बोलना फिर भी नहीं आया। अरे भाई आपने एक्सेप्शन पढ़ लिया है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन एग्जाम में आता है, उसमें जो रूल्स है जिससे एक्चुअली सेंटेंस बनता है वो इतना नहीं हो कि सिर्फ इतना है, और आपको इतना पढ़ना था और उसी पर सेंटेंस बनाना था। आपने तो उसको सिर्फ बेसिक के रूप में पढ़ लिया और बाकी एग्जाम की तैयारी कर ली। एग्जाम की तैयारी करके स्पोकन इंग्लिश नहीं होता, स्पोकन इंग्लिश आधार है और एग्जाम की तैयारी उसके ऊपर इमारत खड़ा हुआ है। आप आधार को ही कमजोर रखते हो क्योंकि आपको लगता है यार इससे क्वेश्चन आता है। आप खुद पढ़ के देखना मैं कैसा पढ़ाती हूं। स्पोकन इंग्लिश एकदम डिफरेंट चीज होता है। हम कई बार पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करना चाहते, ऐसे में कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। अब कल ही एक लड़का ने कहा कि मैम आपने गेट सेलेक्टेड या गॉट सेलेक्टेड क्यों निकला है, आपने गॉट सेलेक्टेड क्यों लिखा? मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, एक बात बताओ। सेलेक्ट का मतलब होता है, क्योंकि वो क्लास अभी शुरू हुए 4-5 दिन ही, मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन ही हुए हैं, या हो सकता है मुझे लगता है एक चैप्टर ही खत्म हुआ है उसमें। तो मैंने उसको ये कहा कि मैं करूं क्या, एक बात बताओ। तुम्हें पैसिव वॉइस तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अब मैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे दूं आपको? चलो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? उसने कहा चुनना, मैंने कहा चुनना, और एग्जाम में आप किसी को चुनोगे कि आप चुने जाओगे, आप कैंडिडेट हो, तो कहा मैं चुना जाऊंगा। यानी जब आप कोई एक्शन कर नहीं रहे हो बल्कि वो एक्शन आप पर हो रहा है तो बेटा पैसिव वॉइस है। कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना बेटा कि पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑप्शन अगर नहीं है तो मैं गॉट लगा दिया टेंस के अकॉर्डिंग। और आप याद रखना कि गेट का कोई भी फॉर्म आता है ना उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इतना याद रहेगा? बोला ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन, सेलेक्ट करने का मतलब आपने खुद बताया है चुनना, और आपको मैं बोलना चाह रही हूं मैं चुना गया हूं। आप कैसे बोलोगे? चुना गया पास्ट टेंस हो गया, टेंस तो पढ़े हो? बोला हाँ। मैंने कहा कि बताओ पास्ट में गेट का पास्ट टेंस क्या है? बोला गॉट। मैंने कहा आई गॉट, और गॉट के बाद अभी क्या कहा था? वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म, सेलेक्टेड। हो गया। कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि जो चोर था ना वो पकड़ा गया, बेटा कैच का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन जो आगे बैठा हुआ चोर है सेंटेंस में उसने पकड़ा नहीं है बल्कि वो पकड़ा गया है। अब ऐसे में क्या करूं मैं? तो अगेन पकड़ा गया, ओके मैं टेंस पढ़ चुका हूं तो गेट का पास्ट टेंस गॉट होगा। द थीफ गॉट, और थर्ड फॉर्म लगाना है तो गॉट। बस हमें पैसिव वॉइस नहीं आता अगर, तो हम कई ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म गेट के बाद लगा के काम चला लेते हैं। थैंक यू गरिमा। एग्जाम सर्कल, जिस दिन आपका वर्दी पहन लोगे ना बेटा उस दिन आपको लगेगा बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। चलो अभी तुम पहले भटको, जितने भी ये है ना यूट्यूबर्स है, मैं उनको यूट्यूबर्स कहती हूँ सर, मैं उनको वो नहीं कहती हूँ, टीचर नहीं कहती हूँ। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों यूट्यूबर कहती हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं ना ऑनलाइन तो बताएंगे कि भाई हम पानी पीते हैं कितना 200 रुपए का, 180 रुपए का पानी बताया था। ठीक है, ये मेरा स्टूडियो है, ये देखो मेरा घर है। फिर इन लोगों की वाइफ ब्लॉग्स बनाती है कि हम देखो होटल जा रहे हैं खाना खाने, हम देखो फार्म हाउस जा रहे हैं। तो ये सब जो करते हैं बेटा ये यूट्यूबर्स करते हैं, टीचर्स नहीं। मुखर्जी नगर आइए, मुखर्जी नगर में मैं दम नहीं भरूंगी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, 80% बच्चे बाजार के केडी कैंपस में, अब बाकी 20% पूरे बाजार में। ये भी मैंने 20% ज्यादा दे दिया उनको, उतने भी नहीं। ठीक है, 80% से ऊपर बच्चे केडी कैंपस में है, 20% बाकी पूरे बाजार में। और बेटा ये
मुखर्जी नगर इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, हम यूट्यूब पे नहीं है, हम कहाँ हैं, हम ऐसे जगह पे जहां पे बच्चे सामने बैठे रहते हैं, 500-600 क्वेश्चन दागते हैं इधर से इधर से। और यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कैमरा के किनारे चले जाएंगे, जरा सा देख लेंगे मोबाइल में आंसर आंसर क्या है, फिर आ जाएंगे वापस। बेटा ये पढ़ाने का तरीका थोड़ी होता है। ठीक है, इसीलिए आप मुखर्जी नगर आइए ना, बाकी इंस्टीट्यूट में फीस 12-14 हजार है, मेरा जो बैच है उसका फीस 32,000 है। एडमिशन हमारे यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। ठीक है, वो लोग पता क्या करते हैं, मैं आपको मुखर्जी नगर की हालात बताती हूँ, कभी आना तो आप देखना, जो मैं बोलूंगी सही बोलूंगी। बेटा मेरा इंस्टीट्यूट से अगर आप इंक्वायरी करके उतरोगे ना, नीचे आपको 2-3 ऐसे दलाल मिलेंगे कि कहाँ जा रहे हो केडी कैंपस में, यहाँ तो फीस बहुत हाई है, आइए हम आपको बहुत सस्ते में करा देंगे। 90% बच्चे तो झटक देते हैं, बस हमको जरूरत ही नहीं, हमको यहीं पढ़ना है। बाकी जो 10% बच्चे होते हैं जो पढ़ने उड़ने आ नहीं रहे हैं, घर से 32,000 लेके आ गए हैं, क्या करना है यार छोड़ो, वो चले जाते हैं। बस वही 10% बच्चे हैं जो बाजार में इधर उधर घूम रहे हैं, वही लोग, फिर उनमें से भी कुछ आते हैं कि मैडम हम ठगे गए। क्योंकि बेटा उन लोग क्या है ना, टीचर्स को पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, क्योंकि देखो टीचर्स को पे आप करोगे जब आमदनी होगी तब ना, अब उनकी आमदनी नहीं होती, टीचर आते हैं 2 महीना रुकते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। तो यूट्यूब में भी पहले आप पूरा घूम लो, सबसे पढ़ लेना, फिर जब मेरे पास आओगे ना, 2 चैप्टर के बाद कहोगे कि मैम मैं ठगा गया। मैं जानती हूँ, अब 2 चैप्टर तक तो मुझे भी जचते हो, 2 चैप्टर के बाद कहते हैं मैम मैं तो वहां ठगा गया, पता नहीं क्या पढ़ाया उन्होंने। हाँ। चलो आ जाओ, सुनो। एनवायरमेंट का मतलब वातावरण। बेटा वातावरण प्रदूषित करता नहीं है, वातावरण प्रदूषित होता है। अब बताओ, पोल्यूट का मतलब प्रदूषित करना, और पोल्यूट का मतलब प्रदूषित होना नहीं होता, प्रदूषित करना, प्रदूषित होना नहीं है। अब सुनो ध्यान से, एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड, एनवायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। देखो टेंस के अकॉर्डिंग हमने गेट लगाया, यानी ये जो गेट है ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, है ना। देखो यही गेट, वही जो मैंने कहा आपको, अकॉर्डिंग टू टेंस। और जो पोल्यूट है उसके बाद वाला वर्ब जो दिखेगा आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म में होगा, है ना। बस ये चीज सब समझ जाना, क्लियर। चलो अब मैं आपको एक छोटा सा और सेंटेंस दूं और जरा पूछूंगी, जरा बताना। लव कुश, बेटा वो 24 घंटे में लोड हो जाता है अपने आप। अभी आपका तो डेमो भी पड़ा होगा यूट्यूब में, देख लो। ठीक है, सुनो, अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपको एक और सेंटेंस दूं। अगर मैं कहूं कि मेरा मोबाइल टूट गया, अब मुझे इसका इंग्लिश बताओ तो, मेरा मोबाइल टूट गया, इसका इंग्लिश बताओ तो, गेट का इस्तेमाल करके फटाफट, गेट का इस्तेमाल करके। यस बेटा, हेड कांस्टेबल का तो कल ही आया है, हेड कांस्टेबल का बैच बहुत अच्छा बैच बनेगा बेटा, 1-2 दिन रुक जाओ, आपके ऐप में और केडी कैंपस दोनों में अनाउंस हो जाएगा। जल्दी बताओ। मेरा मोबाइल टूट गया कैसे बोलोगे, जल्दी। अनु आप कोई सा भी एक स्पेशल बैच ले लो बेटा, आराम से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। माई मोबाइल नहीं बेटा, मोबाइल फोन कह दो, है ना, मोबाइल फोन कह दो, क्योंकि मोबाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो मूव कर रहा है वो मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल फोन की बात कर रहे है ना, कह दो माई मोबाइल फोन। अब देखो जरा ध्यान से, टूट गया यानी ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना,
या मोबाइल फोन जो आगे बैठा हुआ है वो तोड़ नहीं रहा है बल्कि वो टूट गया। बाय मोबाइल फोन गॉट ब्रोकन। टेंस के अकॉर्डिंग देखो ना, गॉट ब्रोकन, हैज गॉट ब्रोकन, यानी कुछ भी लगाओ आप गेट को अकॉर्डिंग टू टेंस लगाओगे। है ना, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। देख लो, क्लियर। कई बार वाक्य में ये तात्पर्य निकलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे, सुनो, कि कर्ता किसी कार्य को करता नहीं बल्कि कराता है ना। ये निकलता है कि जो करने वाला व्यक्ति है वो काम कर नहीं रहा है बल्कि किसी और से करा रहा है। यानी यहां एजेंट कार्य करने वाला है और सब्जेक्ट जो कार्य कराने वाला है का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। साफ साफ दिखेगा या साफ साफ नहीं दिखे तो भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हिम डू द होल वर्क। मैंने, बेटा ऑफलाइन बेस्ट होता है सिद्धार्थ, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप यहाँ दिल्ली आके रह नहीं सकते हो, आप ऑनलाइन कर लो। हम ऑनलाइन में भी बहुत जस्टिस करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ, बस बेटा एक चीज मैं बताती हूँ, मंदिर जाके जो पूजा करते हो, ठीक है, और ऑनलाइन पूजा करते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। सुनो, आई मेड हिम डू द होल वर्क। मैंने उससे पूरा काम करवाया। भाई मैं करने वाली नहीं हूं, मैं करने कराया, यानी मैं सब्जेक्ट हूं। मुझे काम तो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे पता था ये काम मैं नहीं कर सकती, मुझे किसी से कराना पड़ेगा। तो मैंने इस व्यक्ति को हायर किया, पैसा दिया, या फिर फोर्स किया, या फिर रिक्वेस्ट किया, या फिर उसको जैसे भी इसको मैंने कहा और ये बंदा कर दिया। हिम डू द होल वर्क। याद रखना बेटा, अगर मेक पॉजिटिव वर्ब के रूप में आता है तो जो मेन एक्शन होगा ना वो वर्ब का बेस फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहां पर जो मेक है ना बेटा, ये मेक यहां पे पॉजिटिव वर्ब है। ये मेक यहां पे पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब मेक विल चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। काम खत्म हो गया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद मेन एक्शन देखो वर्ब के बेस फॉर्म में। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो आगे चलो। ये सारा सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब का है, जिसमें देखो गेट, हैव, इनको मैंने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है? अकॉर्डिंग टू टेंस। देखो आशुतोष बस करा रहे बेटा, कोशिश तो मेरी यही है। अब जैसे कल भी आपका मैं क्लास लगाऊंगी अराउंड 11 o'clock, ठीक है। देख लिया? देखो ध्यान से, वी गॉट हिम अरेस्टेड। कितना आसान है बेटा, हम लोगों ने उससे अरेस्ट करवा दिया। भाई किससे अरेस्ट कराओगे? बाय द पुलिस, बाय द सीबीआई। देखो, वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। अगर मैं कहूं भाई ये जो बॉक्स है ना इसको खुलवा दो, अब मान लो उसमें एक मोटा सा ताला लगा है, मुझे पता है मेरा स्टाफ थोड़ी खोल पाएगा इसको, तो चाबी जो बनाता है उसके पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि ये बैच खोल दो, ये सॉरी बैच बोल रही हूं मैं, ये बॉक्स खोल दो। मैं कहूंगी ये बॉक्स खुलवा दो। ठीक है बेटा, वॉल्यूम 1 के पहले के लेक्चर्स हाइड हो चुके हैं प्रमोद, उसको आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, हैव द बॉक्स ओपन्ड, खुलवा दो। हैव अकॉर्डिंग टू टेंस। बेटा हैव और गेट याद रखना, ऐसे कॉजेटिव वर्ब्स है जिनके बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो थर्ड फॉर्म में आएगा, मेन एक्शन होगा थर्ड फॉर्म में। हैव और गेट, अगर हैव और गेट ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर मेन एक्शन होगा तो थर्ड फॉर्म में होगा। आप कहोगे मैम यहां तो बेस फॉर्म में, बेटा यहां पे हैव टू मेक द सिस्टम वर्क है। एक्चुअली यहां पे मेक जो है ना उसको फोर्स्ड एक्शन में ले लिए हैं।
ठीक है ना। अगर आप कहोगे मैम एक डिफिकल्ट हो रहा है, तो एक काम करो, आप हैव टू हटा दो। आपको समझ में आ गया, मेक अकॉर्डिंग टू टेंस। भाई सिस्टम खुद काम नहीं करती, हमें कराना होता है, हमें कराना पड़ता है। पड़ता है मतलब हैव टू मेक। और अगर कहोगे मैम समझ में नहीं आया, हैव क्यों लगा रहे हो, तो चलो हैव हटा दो ना, मेक रहने दो। हम सिस्टम से काम कराते हैं, वी मेक द सिस्टम वर्क। अगर आपको हैव से दिक्कत है तो मैंने हटा दिया, मतलब एक ही चीज सीखे हो अभी कॉजेटिव वर्ब में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट और हैव अगर आता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में तो उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। और अगर मेक आता है कॉजेटिव वर्ब के रूप में तो उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में होगा। प्रेमचंद्र मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है। अभी मेरा आज मैं फ्री थी थोड़ा, क्योंकि मेरा बैच खत्म हुआ है तो मैं फ्री हो गई। 16 तारीख से फिर बैच शुरू हो जाएगा ऑफलाइन, इसलिए मॉर्निंग में क्लास ले रही तो इसीलिए मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ कब तक खत्म हो जाएगा। मेरी अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मैं आपका क्लास निपटा दूं वॉल्यूम 1 का, क्योंकि ये जो बुक गया है ना बाजार में, इसमें कई बच्चे हैं जो खरीदना शुरू कर चुके हैं हमारा 999 में ये बैच। तो वो कह रहे हैं कि पूरा फुल कोर्स इसमें अवेलेबल नहीं है। बेटा इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें अभी बहुत बाकी है। इसमें आधा नहीं 13 चैप्टर हो चुके हैं मेरे, ठीक है, नहीं 15 हो चुके हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द निपटा दूं। न्यू ऑनलाइन बैच अमरजीत 5:30 बजे शुरू हो चुका है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। थैंक यू हर्षित, ठीक है। प्रीति ये फ्री बैच ही है बेटा, रीता ये फ्री बैच ही है, लेकिन बेटा ये फ्री बैच 48 घंटे में हाइड हो जाता है, इसीलिए पढ़ लो साथ साथ। कोई ऑफलाइन बैच है एसएससी का? बिल्कुल अमित बिल्कुल है, आप आ जाओ, कोई भी सेंटर हमारा जो आपका नजदीक का, आप पहुंच जाओ, बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या 2 पॉइंट याद रखना है? देखो 2 पॉइंट ये याद रखना है कि गेट और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गेट और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। काम चल जाएगा। चलो वापस आओ, मेक, हैव और गेट का प्रयोग के बीच का अंतर देख लो। जो मेन अंतर था सबसे पहले मैंने वही बता दिया। गेट और हैव के प्रयोग के बाद एजेंट का उल्लेख अगर करना चाहते हो, कहोगे मैम मैं एजेंट भी लगाना चाहता हूं, तो लास्ट में बाई प्लस एजेंट लगा देना, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस की तरह ही एजेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। अगर मान लो मैं ये कहूं कि मैंने नोट्स टाइप करा लिया, बेटा टाइपिंग मुझे करना नहीं आता, मैं करूंगी तो ऐसे करूंगी, तो टाइपिस्ट को दूंगी, तो मेरा टाइपिस्ट क्या करेगा, टाइप करेगा। मैं ये कहूं कि बेटा देखो, आप अगर स्पेशल बैच लेते हो तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना पूरा नोट्स मैंने टाइप करा लिया है। आप बताओ, मैंने नोट्स टाइप करा लिया, कैसे बोलो इंग्लिश में? मैंने नोट्स टाइप करा लिया, कैसे बोलोगे? बोलो। जल्दी। कंप्लीट बुक के ही है बेटा, वॉल्यूम 1 वाले ही हैं, लेकिन अभी पूरे कंप्लीट हुए नहीं। मनीष थैंक यू सो मच, जल्दी। मैंने नोट्स टाइप करा लिया। नहीं सनी नहीं हो वहां पे। हाँ 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 अंकित गलत कर दिया बेटा तुमने, मैंने थोड़ी टाइप किया है, मैंने करा लिया है। हाँ नोट्स टाइप करा लिया है। यस अनु, अनु ने सही किया।
राकेश आप लोग सब क्या लिख रहे हो पता है? आपका कहना है मैंने नोट्स टाइप कर लिया है। अरे भाई मैंने नोट्स टाइप नहीं कर लिया है, मैंने नोट्स टाइप करा लिया है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से इसी को फॉलो करोगे ना, मैंने कहा मैंने नोट्स टाइप करा लिया है, हैव और गेट लगा लो ना। आई गॉट क्या, द नोट्स क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, टाइप्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ये है। अब मान लो केडी कैंपस या केडी पब्लिकेशन कहेगा कि हमने नोट्स बनवा लिया अपने बेस्ट जो फैकल्टी है उसके द्वारा, हमने अपने बेस्ट फैकल्टी से नोट्स बनवाया। अगर केडी पब्लिकेशन ये कहेगा तो फिर कैसे बनाओगे बेटा? इसी स्ट्रक्चर को देखो। केडी पब्लिकेशन कह रहा है कि हमने बेस्ट टीचर से नोट्स बनवाया है। वी हैव गॉट यानी गेट अकॉर्डिंग टू टेंस। वी हैव गॉट क्या, ऑब्जेक्ट पर लगाओ, द नोट्स। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय अवर बेस्ट टीचर्स। आप ध्यान से देखो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि बेटा अगर आपको एजेंट लगवाना है, प्रिया आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब लोग लिख लो। किसी भी सेंटर के आपके स्टूडेंट हो, आप अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कभी कोई भी बात है, आप मुझे सीधा व्हाट्सएप करो, अपने क्लास में भी बांट देना। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। वी हैव गॉट द नोट्स प्रिपेयर्ड मतलब हमने नोट्स प्रिपेयर कराया है, किससे? बाय अवर बेस्ट टीचर्स। बेटा एक बात बताओ, आपको एजेंट लगाना है, कौन किया, कौन किया ये बताना है। ओके, तो बाय अवर बेस्ट टीचर्स एजेंट के रूप में लगा दिया। वही चीज तो मैं समझा रही हूं आपको यहां पे कि भाई अगर एजेंट का उल्लेख करना है तो बाय प्लस एजेंट के फॉर्म में आप उसको लगा दो। लेकिन पैसिव वॉइस की तरह ही लास्ट में एजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई कैसे लास्ट में एजेंट हो भी सकता है, नहीं भी? देखो मैंने यहां पे बाय टाइपिस्ट नहीं लिखवाया क्योंकि ठीक है टाइपिस्ट है, सारे टाइपिस्ट मुझे एक जैसे लगते हैं, तो मैंने बाय प्लस टाइपिस्ट छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं कहूं ना ना मेरे पास जितने टाइपिस्ट है ना उनमें से बेस्ट टाइपिस्ट से मैंने करवाया, इसीलिए टाइपिंग मिस्टेक नहीं मिलेगा आपको। इस बात पर अगर मैं जोर दूं तो मैं कहूंगी आई गॉट द नोट्स टाइप्ड बाय अवर बेस्ट टाइपिस्ट। यानी अगर आपको करने वाले पर जोर देना है तो बाय प्लस एजेंट लगा दो। ठीक है, ये कब होगा? हैव और गेट के केस में होगा। ये कब होगा? हैव और गेट के केस में। ठीक है, लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम हैव और गेट का केस नहीं, आप एक मेक का भी इस्तेमाल दिखा रहे थे, वो बताओ। तो बेटा मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा, मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा। और मेक के केस में जानते हो ये जो एजेंट है ना वो बीच में आता है, एजेंट बीच में आता है। अगर मैं कहूं मैंने अपने बेटे से उसका होमवर्क उसी से करवाया, क्या मैंने क्या कहा? मैं अपने बेटे से उसका होमवर्क उसी से करवाती हूं, उसी से करवाया, मैंने उसी से करवाया है, मैं उसी से करवाऊंगी। यानी आप जो करने वाला सब्जेक्ट नहीं, करने वाला जो एजेंट है ना उस पर जोर दे रहे हो। तो मैं कहूंगी आई, जोर दे रही हूं ना, आई मेक, किसको मेक, किसको? मेरा बेटा, माई सन। ओके, तो अभी बताया है आपको कि मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आई मेक माई सन डू हिज होमवर्क हिमसेल्फ, है ना?
कई बार हम मम्मी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का होमवर्क करके भेज देते हैं, यार कौन मार खाएगा बेचारा मेरा बच्चा, है ना, उसका होमवर्क करके भेज देती। तो एक बार सेकंड स्टैंडर्ड में उसके टीचर ने लिख के भेज दिया, प्लीज मेक योर सन डू हिज होमवर्क हिमसेल्फ। है ना। फिर मेरा बेटा कहता है, मम्मी आप है ना लेफ्ट हैंड से लिखा करो, नहीं तो आपका है ना हैंडराइटिंग मैडम पहचान जाती। मैंने कहा यार मतलब तुम ये मान के चल रहे हो कि मेरा जो लेफ्ट हैंड की गंदी हैंडराइटिंग होगी वो तुम्हारी हैंडराइटिंग है। समझ में आया। राहुल बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता है एक 9th स्टैंडर्ड का लड़का मेरा बैच लिया था, वो 100 में मतलब 100 मार्क्स में 95 मार्क्स लाया था 9th में। उसने अपना रिजल्ट भेजा और थैंक यू मैम लिखा। मैंने कहा अरे तुम इतने छोटे क्लास में तुम स्पेशल बैच में थे। तो मैंने कहा रिकमेंड कर दो मुझे अपने फ्रेंड्स को भी। कहता नो मैम आई वोंट इंक्रीज द कंपटीशन। तो वो मैंने फेसबुक में उसको स्क्रीनशॉट लगा के लगा दिया था कि देखो आजकल के चालाक बच्चे। देखो, आई मेक माई सन डू हिज होमवर्क हिमसेल्फ। मैं अपने बच्चे से उसका होमवर्क खुद कराती हूं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, क्लियर। यानी जो पढ़ाया बेटा उसको एकदम ध्यान से समझो। गेट हो, गेट यहां बेटा ये हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला केस है, ये हैव मत मान लेना। गेट हो या मेक हो, उसके बाद जो मेन वर्ब आता है, जो मेन वर्ब आता है, मेन एक्शन आता है, उस पर ध्यान दो। गेट के बाद थर्ड फॉर्म, मेक के बाद बेस फॉर्म। यही चीज है जो मैं आपको 5 बार रिपीट कर चुकी आज। अब मैं आगे बढ़ूंगी और लास्ट पॉइंट जो थर्ड है मैंने आपको बता दिया था कि गेट और हैव और मेक टेंस के अनुसार परिवर्तित होते। तभी तो मैं बार बार कह रही हूं हैव गॉट, गॉट, गेट्स, है ना। क्लियर हो गया। और जहां जहां गेट लगाए हो वहां वहां हैव लगा सकते हो। अब आते हैं हम कि क्यों ना हम ये भी देख ले कि ठीक है भाई इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो कम से कम 4-5 स्ट्रक्चर सीख जाऊं। अगर 4-5 स्ट्रक्चर सीख गए तो कम से कम इंग्लिश लिख और बोल पाएंगे। तो मैं उसी में आ रही हूं, वर्ब का प्रयोग विभिन्न पैटर्न्स में हो सकता है। वर्ब का प्रयोग अगर आप करना चाहो तो अलग अलग पैटर्न्स में कर सकते हो। नीचे दिए गए कुछ पैटर्न्स में वर्ब का प्रयोग देखें। सबसे पहले पैटर्न 1, सबसे आसान, सबसे ज्यादा आसान, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बेटा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, इसका मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है राजन, अगर आप ये बुक ले रहे हो ना बेटा तो इसका फी 999। ठीक है, और इंग्लिश स्पीकिंग का भी जो वीओडी बैच है वो भी 999। बस एसएससी मेंस और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने एग्जाम्स अगर उसको कवर करना है तब आप स्पेशल बैच लेना। चलो सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये वर्ब के प्रयोग का सबसे साधारण पैटर्न है। भाई एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अब इससे ज्यादा साधारण क्या हो सकता है। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद अकर्मक क्रिया, तभी तो मैंने कहा था कि भाई इंट्रांसिटिव वर्ब, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस ना हो तो क्या होगा, अकर्मक इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है। वाक्य का अर्थ किसी कर्म के बिना भी स्पष्ट होता है, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तब भी मीनिंग क्लियर है। सार्थक आप सिर्फ वॉल्यूम 1 से प्रिपेयर कर लो, सफिशिएंट है। इस सेंटेंस पैटर्न को पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्यों भाई, पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से होती है। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं हो तो बताओ हम पैसिव वॉइस में शुरुआत में लगाएं क्या, है ना। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं सेंटेंस की शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहां से लाऊं। इसीलिए बर्ड्स फ्लाई, मून चमक रहा है, चांद चमक रहा है, द मून इज शाइनिंग, बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, मैं जा रही हूं, मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग। यहां आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, बिना ऑब्जेक्ट का ही बिल्कुल मीनिंगफुल हो रहा है सेंटेंस। देखो ये पैटर्न 1 है। बेटा मेरा ऑफलाइन बैच आ रहा है 16 मई को, और अगर आप दिल्ली आते हो
तो बेटा एक फाउंडेशन बैच कर लो, फिर आपको कभी भी कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? PLE देख रहे हो, PLE नहीं लग रहा है ऐसा? कंप्लीट को कंप्लीमेंट कहेंगे, कंप्लीट करने वाला, यानी जो मीनिंग को कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे दिस इज क्या अ पेन, बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस सब्जेक्ट वर्ब को एक कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इट इज आई, ये मैं हूं। ही लुक्स हैप्पी, देखो ये एडजेक्टिव है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। माई फादर गॉट क्या, एंग्री, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ये है सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कितनी क्लास हो चुकी है? मुझे लगता है बेटा 65 क्लासेस तो हो चुकी है शायद। अब देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्लास नंबर लिखा हुआ है बस उतना हो चुका है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस फॉर्म में कंप्लीमेंट या तो नाउन होता है, देखो मैंने बताया, या तो प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। इस सेंटेंस पैटर्न को भी पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भाई ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट तो ये होता है ना कि अगर वर्ब है तो वो काम किस पर कर रहा है। बेटा ये इज कोई काम नहीं कर रहा है पेन पर, ये पेन सिर्फ इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब आओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आई टीच, क्या, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या का जवाब, कई वर्ब्स सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख होना जरूरी होता है, वरना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या का जवाब होता है। वर्ब के बाद दो सवाल उठते हैं, क्या और किसको। जो क्या का जवाब होता है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां ये लिख लेना, वर्ब के बाद दो सवाल उठते हैं, क्या और किसको। ठीक है, नहीं दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूं क्या और किसको। क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई नो, क्या द आंसर। शी ओपन, क्या द डोर। यू शुड हेल्प, किसको, खुद को या ऐसे कर दो। यू स्टडी क्या, आसान सेंटेंस लिखो, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस अभी आपको कंफ्यूज कर देगा। यू स्टडी क्या, इंग्लिश। ये इतना अलग आंसर कर दो ताकि आपको मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है। आर के मस्ती सीजीएल के लिए बेटा बैच नंबर 29 ले लो। हम किशन आप 30 इयर्स तक दे सकते हो। ठीक है नितेश, अब इतने डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा तो टाइम तो लग जाएगा। अभी जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं मैम स्पोकन, कुछ कह रहे हैं मैम एसएससी, कुछ कह रहे हैं क्या। बेटा अगर आपको सारा एक साथ करना है कि इंग्लिश बोलना भी आ जाए, हमारी एग्जाम की तैयारी भी हो जाए, कुछ भी ना बचे, हम ऐसे प्रेसी लेटर रिपोर्ट राइटिंग सब लिख सके, तो आप ये बैच ले लेना। इसमें आपका इंग्लिश स्पेशल 29 होगा, स्पोकन बैच नंबर 18 होगा, शायद 18 या 19 होगा, एंड कंपल्सरी इंग्लिश भी उसी के साथ शुरू होगा। ठीक है ये देख लो। चलो पैटर्न 4 में आओ। ये क्या है? ये पैटर्न कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा किसको का जवाब, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या का जवाब। ठीक है, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो जनरली, मैं हमेशा नहीं कहूंगी, जनरली सजीव होता है यानी लिविंग होता है, का उल्लेख पहले होता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हो यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो, अगर वाक्य में ऐसे लिख दो डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे आई गेव क्या माई बुक, किसको? हर। तो लिखो आई गेव हर माई बुक। आई बॉट हर अ पर्स, उसके लिए मैंने एक पर्स खरीदा। ही शोड मी हिज नोट्स। देखो जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव है, तभी तो लड़का का, लड़की का जिक्र या मेरा जिक्र होता है ना। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कोई थिंग है, कोई चीज है। ठीक है, चलो शुरू करें आगे। बेटा ये सीजीएल टियर 1 का एक्सप्लेनेशन के साथ क्यूआर कोड के साथ ये बुक है। एसएससी सीजीएल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब है। अब आओ पैटर्न 5 देखो। अमन हमारे यहां पे यूपीएससी का बैच चलता है बेटा, वीओडी न्यू बैच आप ले लो ना, एसएससी मेंस का ले लो। पैटर्न 5 देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। बेटा ये अलग अलग पैटर्न्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर प्रेपोजिशन फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। भाई प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, याद रखना ये सारे पैटर्न्स पे अगर आप इंग्लिश स्पोकन कर रहे हो तो 10-10 सेंटेंस बनाने की कोशिश करो ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आती है एग्जाम्पल में, पहले देखो। अगर पैटर्न 4 को हम इस तरह परिवर्तित करना चाहें कि भाई मैं पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहती हूं, पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, तो फिर कैसे होगा? है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक प्रेपोजिशन आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई गेव माई बुक टू हर, अगर मैं पहले कर दूं ऑब्जेक्ट को तो आई गेव हर माई बुक हो जाता, लेकिन अगर माई बुक पहले किया तो देखो एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ा। आई बॉट अ पर्स फॉर हर, अभी पीछे क्या कहा था? आई बॉट हर अ पर्स। He showed his notes to me. He showed me and my friends his notes. लेकिन यहां पे पहले मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। बेटा अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे तो प्रेपोजिशन आएगा, अब फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा। देखो पैटर्न 5। ठीक है, इस पर स्पोकन का बहुत अच्छा चैप्टर बन सकता है, मैं बनाऊंगी इस बार, बहुत अच्छा चैप्टर बनेगा, बहुत अच्छे से मैंने पैटर्न बना के दिया हुआ है इसमें। ये वॉल्यूम 1 ऐसे ही नहीं चमका है, देखो इसमें ऐसी सी चीजें हैं जो हमें खुद लगता है कि भाई हमें और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे इसका। शशांक पढ़ा रही थी बेटा मैं, लेकिन उसके बाद यहां इतने नियम कानून हो जाते हैं ना बीच बीच में कि पटना आने के पहले हमें आरटीपीसीआर टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके जाओ। कितनी बार हर सप्ताह जाती थी मैं, अब हर सप्ताह थोड़ी आरटीपीसीआर टेस्ट कराऊंगी यार।
ठीक है बेटा, यहां तक हम छोड़ रहे हैं आज। उसका रीजन ये है कि पैटर्न 5 के बाद हम सीधा चाहते हैं पैटर्न 10 तक पहुंचा देना एक साथ, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। अगर आपको वॉल्यूम 1 का बैच लेना है बेटा, तो ये बैच लेना आपको केडी लाइव, पहले तो जाके प्ले स्टोर में केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, और ये जो बैच मैं पढ़ा रही हूं ये बैच आपको केडी लाइव से भी मिल जाएगा, और अगर आप बुक खरीदोगे तो आपको सिर्फ 999 का मिल जाएगा। ठीक है, केडी लाइव से लोगे तो 1200 का मिलेगा। बुक खरीदने के बाद नया बुक जो है उसका क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको 999 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरा क्लास नोट्स पढ़ना चाहते हो प्लस वोकैबुलरी बहुत जम के करना चाहते हो, पैसेज, क्लोज, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ, तब आप इंग्लिश स्पेशल लेना। इसमें आपको 75 टेस्ट पेपर्स भी फ्री में मिल जाएगा, लाइव क्विज मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीओडी बैच कान्हू कहोगे आप, तो इंग्लिश मेंस का एक टियर 2 का बैच आया हुआ है, आप वो ले लो। उसमें मैंने वोकैब का भी वीओडी ऐड करवा दिया है। ठीक है उसके बाद जिनका कहना है मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते स्पोकन में, बेटा स्पोकन में 60 वीओडी, इसमें अभी कितना लोड हो चुका है, 55 तो हो चुका है ना इसमें सूरज, है ना? तो ये 60 वीओडी में आपको 60 डेज में आप कंप्लीट कर लोगे अपना। ठीक है, मात्र 999 का हो। अगर आप बैंक पीओ के हो बेटा तो बैच 2 लेना, जिसमें पूरा ग्रामर जैसे मैं कवर करा रही हूं वही कराऊंगी, लेकिन साथ ही साथ प्रवीण सर आपको पीओ के बैच के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पीओ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें खाली पढ़ के काम नहीं चलेगा। खाली वोकैबुलरी का बैच लेना है तो ये ले लो। स्पोकन इंग्लिश 17 मई से शुरू हो रहा है बेटा, 4 बजे शाम को आप मेरे साथ शुरू करोगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश बोलना बहुत डिफरेंट चीज है और एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बोलना आता है। बोलना इज समथिंग वेरी स्मॉल थिंग, और एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो एक्सेप्शन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच आ रहा है ये 17 मई को, सॉरी 16 मई को 8 से 12:30, देख लो। और जिनका कहना है मैम मुझे स्पोकन भी करना है, मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी है, मुझे बाद में टियर 3 के लिए ऐसे प्रेसी लेटर भी लिखना है, बेटा आप ले लो इंग्लिश A to Z, इसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस अभी आप इतना ही रहने दो, और आपसे मुलाकात कल होगी मेरी। कल मैं 11 बजे क्लास लूंगी और वॉल्यूम 1 का क्लास। और आज शाम को नहीं, आज शाम को कोई क्लास नहीं है आपका, नहीं आज, कल शाम को 5:30 बजे। चलो, थैंक यू सो मच।